हेलो लीडर्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त परीक्षित, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। आज हम लोग बातें करेंगे साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान की, और साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर की। इस क्लास के डिटेल में एंट्री करने से पहले मैं आप सबों से ये उम्मीद करता हूं कि आपने बीईसी यानी बिजनेस एजुकेशन क्लास या बिजनेस प्रेजेंटेशन सेशन को जरूर अटेंड किया होगा, समझा भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि एक मेहमान की मानसिकता को समझना तथा उसे सीधा विपणन समझाना। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर इस क्लास की हम सबों को जरूरत क्यों है? तो चलिए मैं बताता हूँ। जब कोई गेस्ट हमारे इस बिजनेस प्रेजेंटेशन सेशन को देखता है तो देखने के बाद उसके माइंड में कई सारे सवाल, क्वेश्चन होने लगते हैं, कई सारे डाउट, शक होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उन्हीं सारी सवालों का जवाब देने के लिए इस क्लास की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान किसे कहते हैं? साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, साइको और लॉजी, जिसमें साइको का मतलब होता है मन और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसके माध्यम से सामने वाले के हाव भाव, चाल चलन को देखकर उसके बिना बताए ही आपको उसके मन में चल रही बातें समझ में आ जाती है। उसी को साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है दूसरे क्षेत्र में है और आप उसे फ़ोन लगाते हो, और जब वो फ़ोन उठाता है तो आप खुद ही उसके बात को सुनकर कहते हो कि यार नींद में हो क्या? फिर वो कहता है हाँ यार, कल रात मैं थोड़ा ज़्यादा जग गया था इसलिए अभी तक सोया हुआ हूँ। इसे ही कहते हैं साइकोलॉजी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कन्फ्यूजन में रहकर क्या गया कोई भी कार्य हमें सफलता नहीं दिला सकता है। अगर हमें जिस भी फील्ड में सफल होना है या फिर जीतना है तो सबसे पहले हमें उस कन्फ्यूजन को दूर करके कॉन्फिडेंट होना होगा, तब फिर हम जिस भी फील्ड में चाहें उसमें अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। इस क्लास को हमारे डायरेक्टर्स के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट और दूसरा है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि सबसे पहले गेस्ट मतलब सामने वाले के मन को समझना, फिर उसे सीधा विपणन यानी डायरेक्ट सेलिंग के प्रक्रिया को अच्छे से समझाना, ताकि वो इस प्रोसेस को समझकर अपनी लाइफ में बेटर अचीवमेंट कर सके। हमारे डायरेक्टर सर ने जब इस कंपनी की स्टार्टिंग की तब सर्वे के तौर पर 10 लोगों का एक प्रॉपर रेशियो लिया गया, जिसमें से उनके सामने 3 प्रकार के लोग मिले। सर के द्वारा इन्हें निम्न नामों से दर्शाया गया है, जिसमें से 10 लोगों में से जो पहला व्यक्ति मिला था उसे खामखा कहा गया, दूसरे को सलाहकार कहा गया और तीसरे को डायरेक्ट ज्वाइनियर कहा गया। मतलब कि जब सर लोगों से मिलते थे तो 10 में से एक लोग ऐसे मिलते थे जो कि सिर्फ कमियों के ऊपर फोकस किया करते थे, वो भी ऐसी कमी जिसका कि कोई खास महत्व नहीं होता था। तो ऐसे लोगों को सर द्वारा खामखा कहा गया। मतलब कि एक अच्छे से चमचमाती कार में भी वो लोग खरोच ढूंढने लगते थे ताकि वो सर को ये बता सके कि इसमें ये कमी है। और दूसरे प्रकार के 10 में से 3 लोग ऐसे मिले जो कि किसी दूसरे के द्वारा दिए गए सलाह को सुनकर या मानकर अपना रास्ता बदल लिया और फिर वो कुछ और खोजने लगे। ऐसे लोगों को सर ने सलाहकार कहकर संबोधित किया है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपको वो फोन चलानी भी आती है, लेकिन आपको एयरप्लेन मोड में रखकर आपको अपने फ़ोन में डेटा को यूज करना है या फिर वीडियो देखना है, वो भी ऑनलाइन। बट सिचुएशन ये है कि आपको एयरप्लेन मोड में डेटा चलाना नहीं आता है और आपको ये फीचर सीखनी है। इसके लिए आप अपने पापा के पास गए ये जानने के लिए। आपके पापा खेत में काम करते हैं, उसके पास कोई भी फ़ोन नहीं है और वो फ़ोन से यूज नहीं करते हैं। आप वहाँ जाकर पापा से इसके बारे में पूछो तो क्या लगता है आपको कि पापा बता पाएंगे? नहीं ना, वो सीधा सीधा आपको कहेंगे कि एक काम करो, मैं तो खेती करने वाला इंसान हूँ, मुझे तो खेती का नॉलेज होगा ना, तुम जाओ उनके पास जो कि आपका दोस्त है, वो तुम्हें बतलाएगा कि उसे कैसे यूज करते हैं। ये सुनकर आप अपने दोस्त के पास गए, फिर उन्होंने आपको सारा कुछ बता दिया, फिर आप जान गए और एयरप्लेन मोड में अच्छे तरीके से आप डेटा को यूज कर पाने लगे। तो लीडर्स, मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाह
रहा था कि हम आखिर सलाह किससे ले रहे हैं। यही निर्भर हो करेगा कि हम आगे लाइफ में कहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि सलाह लेना अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने तो आपको लगेगा कि यार ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। तो समझदार इंसान की तरह आप सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि हम जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और जिस पार्टिकुलर इंसान से जानना चाहते हैं वो क्या उस इंसान के पास इस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है, ताकि वो हमें अच्छी सलाह और वैल्यूएबल सलाह दे सके, जिससे कि हम एक नई ऊंचाई तक छू सकें। क्योंकि सलाह एक ऐसा चीज़ है जो कि हर एक लोगों के पास भर भर कर रखी पड़ी है। इसलिए लोगों के भी सलाह को मानने से पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए कि क्या इनके द्वारा दिया गया सलाह हमारे लिए लाभकारी होगा या फिर हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। क्योंकि अगर उनके द्वारा दिया गया सलाह आपको हानि पहुंचा जाता है तो फिर उसकी कीमत भी आप ही को चुकानी पड़ेगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम पहले चेक करें, जांचें परखें, फिर तब निर्णय लें कि हमें क्या करना है। जैसे कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की सही सलाह हमें एक डॉक्टर ही दे सकता है, न कि कोई हलवाई। और अगर एक परफेक्ट हलवाई हमें बनना है तो सीधी सी बात है, हम हलवाई से पूछेंगे, फिर उसके द्वारा बताए गए प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो फिर हम एक ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। उसी तरह अगर हमें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जानकारी लेना है तो हमें कैसे एक बेटर डायरेक्ट सेलर बनना है, वो तो हमें एक डायरेक्ट सेलर ही बता सकता है ना। कई सारे लोग गलत सलाहकार से सलाह लेकर अपनी लाइफ को वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए हमें सही और जानकारी रखने वाले सलाहकार से ही सलाह लेनी चाहिए। ये लाइफ हमें एक मौके के रूप में मिली है, तो हमें इस मौके का भरपूर और अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। आगे अभी हम मौके के बारे में भी बातें करेंगे। हमारे लाइफ में एक महान हस्ती से ये सुना है मैंने कि सफलता किसी एक निश्चित पॉइंट पर नहीं होती है, बल्कि वो एक लंबे प्रोसेस पर बिछी हुई होती है। जिस प्रकार एक मूवी को बनने में कई सालों लगते हैं, माना कि 3 साल एक मूवी को बनने में लगे, बट जब ये वायरल यानी कि प्रगति की लाइन पर आती है तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस मूवी के हर एक मूवमेंट को, प्रोसेस को कितना अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया गया था। फिर जब उस मूवी को रिलीज करने की बारी आती है तो वो 3 साल की कड़ी मेहनत 1.5 से 2 घंटे में दिखाई पड़ती है। यानी कि मूवी बनने में 3 साल लगे, बट जब मूवी चलती है तो वो 1.5 से 2 घंटे की ही होती है। उसी टाइप से हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और आपकी ये प्रेजेंटेशन मुश्किल से 2 घंटे की हुई होगी, बट क्या आपको 2 घंटे में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा? नहीं ना। लेकिन जब आप सारी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तब सारा कुछ समझ में आ जाएगा, फिर आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। याद रखिए लीडर्स कि ये लाइफ आपकी है, किसी और की नहीं है। इसलिए आप क्या चुनते हैं, आप किसे चॉइस करते हैं, यही निर्भर करेगा कि कौन सी चीज आप पर इम्पैक्ट डालेगी। इसलिए कहा भी जाता है ना कि योर चॉइस इज योर लाइफ। क्योंकि अगर आपने किसी भी वजह से गलत डिसीजन ले लिया, चाहे वो किसी के डर के वजह से हो या किसी के प्रेशर में आकर लिया हुआ हो या फिर जानकारी नहीं रहने की वजह से हो, चाहे कोई और ही वजह ही क्यों ना हो, तो फिर उसकी भारी कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। अब आई बात डायरेक्ट ज्वाइनिंग की, यानी कि ये जब सर 10 लोगों से मिलते थे तो उसमें से 6 लोग डायरेक्ट ज्वाइन करके काम स्टार्ट करते थे, काम स्टार्ट करने के लिए रेडी भी हो जाते थे। फिर वो भी आगे इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाते थे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो अभी आपके पास आया है वो एक मौका यानी अपॉर्चुनिटी है या फिर मुसीबत है? साहब, हम सब इंसान हैं। इंसान अपना नियम बदल सकता है, बट प्रकृति अपना नियम कभी नहीं बदलती है। इसलिए प्रकृति में हर एक क्षण घटित होने वाली हर एक घटनाओं के साथ हमेशा 2 चीजें इन्वॉल्व रहती है, जिससे हम 2 सगे भाई भी कह सकते हैं, और वो है मौका और धोखा। और गजब की बात तो यह है कि हमें इनमें से किसी न किसी का चुनाव करना ही पड़ता है। यानी कि या तो हम किसी को रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, और फिर जिस भी चीज को हम एक्सेप्ट यानी आकर्षित करेंगे या बुलाएंगे या फिर मान सम्मान देंगे या फिर आदर देंगे, वो ही चीज हमारे लाइफ में अपना प्रभाव डालेगी। इसलिए हमारा आप सबों को यही सलाह होगा कि आपके पास जो भी ऑप्शन आया है
पहले उस ऑप्शन का या कार्य के प्रोसेस के डिटेल में जाइए, उसकी ज़बरदस्त जानकारी लीजिए। फिर अगर आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए एक मौका यानी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आया है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि याद रखिए लीडर्स, मौका के आसपास हमेशा एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया छुपी होती है, और वही धोखा के पीछे हमेशा एक लालच छिपा होता है। और यही गलती से लालच का चुनाव कर लेने पर हमें बड़ी सारी मुश्किलों को झेलना भी पड़ता है। अगर एग्जाम्पल फॉर बात करूं अपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो इसमें भी हर घटनाओं की ही तरह दो ऑप्शन है। पहला, ये एक प्रकार का बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस क्यों ना हो वो एक प्रोसेस के ऊपर कार्य करता है। जैसे कि अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो पहले कस्टमर को बुलाने की कला आपको आनी चाहिए। फिर जब कस्टमर आया तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं। जो भी जरूरी जानकारी उन्हें देनी चाहिए वो आप उसे रिकमेंड कर रहे हैं। फिर जब सब कुछ हो गया तो वो खुशी खुशी आपके दुकान से जाने चाहिए। इसी वजह से जैसा मैंने कहा कि मौका के आसपास हमेशा एक प्रोसेस छुपा होता है, यही वो प्रोसेस है जिससे आपके बिजनेस में चार चांद लगेगा। और दूसरी बात रही धोखे की, जिसके पीछे हमेशा लालच ही छुपा होता है। और आप तो जानते हैं कि जब लालच का फंडा फूटता है तो फिर उसका क्या परिणाम होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक मौके की तरह हमारे पास आया है, और हम इसमें जीतने के लिए पूरी जान लगा देंगे। तो आप पहले सारे प्रोसेस को पूरा करें, यानी कि सारी ट्रेनिंग अटेंड करें और अपने बिजनेस में जान लाएं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि सुबह सुबह हर रोज 4 बजे उठना आपके लिए एक मौका है या फिर एक धोखे की तरह है, यानी मुसीबत की तरह है। अगर आप उसे धोखे की तरह यानी मुसीबत की तरह देखते हैं तो आपके लाइफ में कई सारी तकलीफें, टेंशन आएंगे। बट अगर आप उसे मौके की तरह देखते हैं तो आपके पास एक स्वस्थ और ताजगी भरी लाइफ आएगी। आप चुनाव करना आपके हाथ में है अब कि आप क्या चुनते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये हमारे पास मौका के रूप में तो आया, बट हमें जो चाहिए वो मैं कैसे पाऊंगा। तो लीडर्स, आप जो भी चीजें पाना चाहते हैं आपको पहले उसके बारे में एक सोच जागृत करनी हो पड़ेगी, यानी कि सोच जगानी पड़ेगी। अगर आपको एक अच्छी सी बाइक चाहिए तो पहले कैसी बाइक चाहते हैं आप ये सोचना पड़ेगा। फिर आप उसे कैसे हासिल करेंगे उनका रास्ता आप पाएंगे। यानी कि पहले आता है सोच। सोच भी दो प्रकार की होती है, पहला होता है निगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। यानी कि निगेटिव सोच में हमेशा डर बैठा रहता है, और आप सब जानते हैं कि डर आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है, क्योंकि आप उसके चपेट में आकर पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाइक आपके हाथ से निकल जाती है। इसलिए डर हमारे सोच के पैरामीटर को बांध देता है। इससे लड़ने के लिए हमें अपने पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। बट हमें सोच को पॉजिटिव रखने के साथ ही साथ अपने लक्ष्य पर और अपने आप पर बिलीफ यानी विश्वास बनाए रखना होगा, तभी हम जीत की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि सोच के बाद का जो कदम आता है वो है विश्वास। विश्वास भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आत्मविश्वास और दूसरा होता है अंधविश्वास। आत्मविश्वास मतलब हुआ कि मैं ये कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये कार्य लंबे समय तक किया है। और अंधविश्वास का मतलब होता है कि दूसरे के सिर्फ सुने हुए बातों पर हाँ हाँ कर देना, जिसके बारे में आपको खुद जानकारी नहीं होती है। इसलिए अगर आप जीतना चाहते हैं तो आत्मविश्वास जगाइए, न कि अंधविश्वास। और आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रोसेस यानी ट्रेनिंग को फॉलो करना पड़ता है। किसी को भी बिलीफ यानी विश्वास तीन तरीके से होता है, पहला सुनकर, दूसरा देखकर और तीसरा खुद करके। आपको मालूम है कि हम लोग सोचने से भी डरते हैं, तो विश्वास तो दूर की बात है। ऐसे क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता को एक पैरामीटर द्वारा बांध दिया जाता है। इसी पैरामीटर द्वारा हमारे सोच में ये बात डाल दी जाती है हमारे आसपास के सगे संबंधियों द्वारा कि ये हम नहीं कर सकते, तो तुम्हारी क्या मजाल कि तुम कर सको। और फिर हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं, हम उसी सर्कस के शेर बने रह जाते हैं जो कि वो लोग हैं, जबकि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम सर्कस के नहीं जंगल के शेर बन सके। इसलिए अगर हमें खुली सोच के साथ उड़ना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें इस पैरामीटर को तोड़ना पड़ेगा कि हम ये नहीं कर सकते, और डर को पूरी तरह से निकाल फेंकना होगा। और फिर पूरा विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, हम जिस पर्सन को अपना कस्टमर बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, वो हमारे साथ स्टार्टअप भी करेगा और हमारे साथ मिलकर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे भी लेकर जाएगा। साथ ही साथ अपने नज़रिए को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, यानी कि नज़रिया का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को
या घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं, यही नज़रिया है, यानी कि एटीट्यूड। और हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाते जाना है। क्या आपको पता है कि दुनिया में किसी भी नई इंडस्ट्री या रेवोल्यूशन का जब शुरुआत होता है तो पहले उसे कई सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने सोचा है कभी ऐसा? क्योंकि हर एक इंडस्ट्री या रेवोल्यूशन के 3 दौर यानी 3 फेज होते हैं। कौन कौन सा फेज होता है? 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है इनिशियल फेज यानी स्टार्टिंग फेज, जिससे हिंदी में प्रारंभिक दौर भी कहते हैं। दूसरा होता है फेमसिटी फेज यानी हिंदी में कहें प्रसिद्धि का दौर कहते हैं। तीसरा होता है कंपटीशन फेज यानी हिंदी में बोले तो इसे प्रतियोगिता का दौर कहा जाता है। यानी पहला आता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब क्या है? इनिशियल फेज यानी स्टार्टिंग फेज का मतलब है कि जब कोई नई चीज मार्केट में आती है तो पहले लोग उसके बारे में जानते नहीं है, लोगों के पास उस चीज की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग उन चीज के बारे में सिर्फ अंदाजा लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं? अंदाजा, वो भी नकारात्मक यानी नेगेटिव अंदाजा लगाते हैं। यानी कि वो लोग इसे एक लॉटरी की तरह लेते हैं और इसके असली पोटेंशियल को जानना भी नहीं चाहते हैं। या सीधा सीधा मतलब बोलूं तो उस चीज को लोग डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं यानी मना कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसी वक्त इसके पोटेंशियल को पारखी नजर में देखकर उसमें हाथ डाल देते हैं और उसको मौके की तरह लेकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करने वाले लोग बहुत अधिक सफल हो जाते हैं और बाकी रिजेक्ट करने वाले लोग देखते रह जाते हैं। इस वक्त सफल होना बहुत ही टफ होता है। फिर जब तक उन लोगों को ये पोटेंशियल समझ में आती है उस चीज़ की, तब तक उसमें कई सारे लोग हाथ डाल चुके होते हैं और इस प्रकार से वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती चली जाती है और वो इंडस्ट्री या रेवोल्यूशन फेमसिटी फेज यानी दूसरे फेज में पहुंच चुका होता है, जिसे प्रसिद्धि का दौर कहते हैं। इस वक्त भी कई सारे लोग बोलें तो अक्सर लोग कंफ्यूजन में घिरे रहते हैं। इस फेज में सफल होना थोड़ा कम टफ होता है और जो भी लोग इस फेज में हाथ डाल चुके होते हैं वो भी बेहतर मुनाफा उठा रहे होते हैं। इसी टाइप से फेमस होते होते कुछ वक्त बाद ऐसा भी वक्त आता है जिस समय अक्सर हर एक लोग इस फील्ड में हाथ डालने की कोशिश करते हैं और उस वक्त कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हर एक लोग उसी चीज़ को पाने के लिए लगे रहते हैं। बट बाय चांस अगर जिनको भी वो चीज़ उस टाइम पर मिल जाती है वो भी एक सामान्य भेड़ की चाल बनकर रह जाते हैं और वो भी ज़्यादा कुछ अचीव उसी फील्ड से नहीं कर पाते। आपको मालूम होना चाहिए कि इस फेज तक जब कोई भी इंडस्ट्री पहुंच जाती है या रेवोल्यूशन पहुंच जाता है तो उस इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए लोग विरोध नहीं करते हैं, उसके विरोध नहीं करते बल्कि हर जगह तारीफ ही करते हैं। इसलिए इस फेज को कंपटीशन फेज यानी कि प्रतियोगिता का दौर कहा जाता है। इसलिए अब आपको चुनाव करना है कि आप किस फेज में अपने आप को खड़े करना चाहेंगे। अगर आप इस स्टार्टिंग फेज में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के में काम करके सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों का विरोध सहना होगा, बट इस फेज में आपका सक्सेस होने का चांस 100% होता ही है। वहीं सेकेंड फेज यानी कि फेमसिटी फेज में आपको स्टार्टिंग फेज की अपेक्षा कम विरोध सहना पड़ेगा। इस फेज में आपके सक्सेस होने के चांस 100% की अपेक्षा कम हो जाती है। इस फेज में आप स्टार्टिंग फेज में काम कर रहे लोगों की कमाई की अपेक्षा आप कम कमाई करते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग उस फील्ड को अच्छी तरीके से पसंद कर रहे होते हैं। बट वही जब थर्ड फेज यानी कंपटीशन फेज आता है तो सारे लोग एक ही चीज़ को पाने के लिए हाथ और पैर मार रहे होते हैं और जो भी लोग उस वक्त उसे अचीव कर भी लेते हैं तो वो भी एक लोकल पर्सन बनकर रह जाते हैं। इस वक्त आपका सक्सेस होने का चांस मुश्किल से 20 से 25% ही होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी की बात करूं तो जब सरकारी नौकरी शुरुआत में आई थी तो कोई करना नहीं चाहता था और लोग उसे पकड़ पकड़ कर ले जाया करते थे, फिर भी लोग वहां से भाग जाया करते थे। लेकिन वही वक्त जब कुछ लोगों ने उसे जाना समझा तो फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री फेमस सिटी में आए, अक्सर लोग उसमें जाने की कोशिश करने लगे। तो फिर कुछ लोग जो उस वक्त दूसरे फेज में गए यानी फेमस सिटी फेज में गए तो उन्होंने भी थोड़ा रिटर्न पाया, अच्छा रिटर्न पाया, तो उन्हें देखकर जो अक्सर लोकल लोग भी थे वो भी जाने की कोशिश करने लगे। तो आपको पता होगा कि आज लोग सरकारी एग्जाम देने के लिए
ये सरकारी नौकरी पाने के लिए इतने सारे एग्जाम देते हैं, फिर भी उनका नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? और उसके बाद जिनका हो भी जाता है वो भी कुछ ज़्यादा रिटर्न अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस गवर्नमेंट जॉब ने अपना फेज पार कर चुका है और आज का फेज कंपटीशन का फेज चल रहा है। इसी वजह से लोग कंपटीशन की तैयारी करते रह जाते हैं और उसके बाद फिर उनका कुछ होता नहीं है। सारा खेल इसी फेज का है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, जियो सिम का लेता हूँ। एक आपको पता होगा 2017 के आसपास जियो का सिम आया था जो फ्री में दिया करता था। लोग उसे लेना नहीं चाहते थे, फिर लोगों ने जब लिया तो अच्छा यूज किया उसे, तो पता चला हाँ ये बहुत बढ़िया है, तो लोग ने उसके वजह से अक्सर लोग लेने की कोशिश करने लगे। और एक वक्त आया जब लेने लगे लोग, तो फिर उसके बाद कुछ पैसे का डिमांड हुआ, कुछ पैसे का डिमांड हुआ जिसकी वजह से लोग फेमस होने लगे, वो फेमस होने लगा। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि आज उनका महीने का रिचार्ज कितने रुपए होते हैं और उसका महीना भी कितना कम हो चुका है, जैसे 24 दिन का 200 रुपया, इस टाइप से। इसे क्या कहते हैं? कंपटीशन का फेज। यानी कि जियो का रिचार्ज के लिए आज कंपटीशन फेज चल रहा है। लेकिन जब शुरुआत में था, स्टार्टिंग फेज में, उस वक्त कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन जिन्होंने उस वक्त लिया तो उन्होंने अच्छा मुनाफे कमाया। इसीलिए कहा जाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए 3 दौर होते हैं। समझ में आ गया इसके बाद? तो आपने लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि जो लोग शुरुआत में यानी स्टार्टिंग फेज में विरोध को सहकर लोगों के बातों से बिना डरे जीत को अपने जबड़े में दबाकर लाए, तो उन्होंने एक अच्छी खासी इनकम की भी जनरेट कर ली। फेमसिटी फेज में होने वाले ने भी एक मीडियम लाइफ को एंजॉय किया और मीडियम बैंक बैलेंस और इनकम को जनरेट कर पाया। बट कंपटीशन फेज में होने वाले लोगों ने मात्र अपने घर चलाने के लायक ही इनकम जनरेट कर पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन भी लोगों ने स्टार्टिंग फेज में इस इंडस्ट्री में हाथ डाला, उन लोगों ने इन लोगों से अपना टाइम को मल्टीप्लाई करवाया और अपने लिए एक लेवरेज इनकम के थ्योरी को सेट किया। आप सोच रहे होंगे कि लेवरेज इनकम क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं कि इनकम कितने प्रकार के होते हैं? चलिए जानते हैं। इनकम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर इनकम, जिसे एक्टिव इनकम भी कहते हैं। दूसरा होता है लेवरेज इनकम, जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। यानी लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम। दूसरा बोले एक्टिव इनकम तो पैसिव इनकम। लीनियर इनकम को एक्टिव इनकम भी कहते हैं क्योंकि इस इनकम के थ्रू जब तक आप काम करते हैं तब तक ही यह इनकम आपके पास आती है। यानी कि आप आज 8 घंटे काम करते हैं तो आपको सिर्फ 8 घंटे की ही इनकम मिलती है। और अगर आप बाय चांस किसी दिन आपकी तबीयत बिगड़ जाती है तो उस दिन की आपकी इनकम भी कट जाती है। ये है लीनियर इनकम यानी एक्टिव इनकम, यानी कि जब तक आप कमाएंगे तब तक आप खाएंगे। दूसरा है लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम को पैसिव इनकम भी कहते हैं क्योंकि इस इनकम में आप एक बार कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद रिटर्न में आपको लगातार पैसे आते रहते हैं। अगर आपकी कभी तबीयत भी बिगड़ जाए तो भी आपको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि आपके गैर हाजिरी में भी आपकी टीम काम कर रही होती है, जिस वजह से आपको लगातार पैसे आ रहे होते हैं। लीनियर इनकम ना आपको एकमात्र फिक्स इनकम देती है क्योंकि इसमें आपके पास फिक्स टाइम होता है, आप इसमें टाइम को बढ़ा नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेवरेज इनकम में आपके साथ कई सारे लोगों का साथ में लेकर अपनी इनकम को उनके टाइम के साथ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1 घंटे काम करते हैं और उसके बदले में आपको 100 रुपया मिलता है तो आप सिर्फ 1 घंटे का 100 रुपया ही कमा पाएंगे। यह है लीनियर यानी एक्टिव इनकम। वहीं अगर आपके साथ 10 लोग काम करते हैं और वो 10 लोग भी आपके लिए 1-1 घंटे काम करते हैं, आपको मात्र 50 रुपये ही देता है वो लोग काम करने के बदले, तो आप 1 घंटे का 50 रुपये गुना 10 लोगों से 500 रुपये कमाते हैं। ये है लेवरेज इनकम यानी पैसिव इनकम। 1 घंटे का 5 रुपये अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं लेवरेज इनकम यानी पैसिव इनकम। इस इनकम को आप लेने के लिए जितना चाहें आप लोगों को अपने साथ बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। उस वजह से आप अगर आज देखा जाए लीडर्स, तो महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में आप अच्छी लाइफ जीने के लिए एक इंसान की 1 माह की इनकम कितनी होनी चाहिए? चलिए एक सर्वे को ध्यान में रखकर देखते हैं कि महंगाई किस रेशियो के साथ यानी अनुपात के साथ बढ़ रही है और इस वक्त में हमारी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए कि हम एक बेटर लाइफ जी सकें। इसके लिए हम एक सर्वे के तौर पर 1920 ईस्वी से लेते हैं। 1920 ईस्वी लेते हैं। 1920 ईस्वी में जो लोग 1 रुपये कमा रहे थे महीने का, तो उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही 1940 ईस्वी आया तो 1 रुपये कमाने से नहीं चला काम, तो कितने रुपए कमाने पड़ रहे थे? 10 रुपये। जो लोग 10 रुपये कमा रहे थे उनकी लाइफ बेटर चल रही थी। फिर जैसे ही 20 साल बाद 1960 ईस्वी आया तो उस वक्त 100 जो 10 रुपये कमा रहे थे उससे कम नहीं चल रहा था, 100 रुपये कमाने पड़ रहे थे, तब उनकी लाइफ बेटर हो रही थी। वही जैसे 1980 ईस्वी आया तो उस वक्त उनको 1 जीरो बढ़ गया तो
1000 रुपये कमाने पड़ रहे थे। तो फिर उस वक्त 1980 में उनका बेटर जीवन चल रहा था। फिर जैसे ही 2000 ईस्वी आया, क्योंकि हम लोग 2000 ईस्वी से बिलोंग करते हैं, 2000 ईस्वी आया तो उस वक्त अच्छी लाइफ जीने के लिए महीने का 10,000 रुपये कमाने पड़ रहे थे। तो फिर वो अच्छी लाइफ जी पा रहे थे। जैसे ही 2020 ईस्वी आया तो फिर उस वक्त 10,000 रुपये से कम नहीं चल रहा था। साहब अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए लाख रुपये चाहिए, 1 लाख रुपये चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए। फिर जैसे ही आप सोचिए अभी 2020 खत्म हुआ है, तो जैसे ही 2020 ईस्वी आएगा तो फिर एक जीरो बढ़ेगा। तो बताइए साहब कितने रुपये चाहिए हर महीने का कि वो एक अच्छी लाइफ जी सके थे। उसके लिए है 10 लाख रुपये चाहिए। क्या लगता है ऐसे करने से 10 लाख रुपये आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। तो आप देखेंगे कि इस चार्ट या टेबल के मुताबिक हर 20 साल के दरमियान महंगाई की दर 10 गुनी बढ़ती जा रही है। इस हिसाब से हम लोगों को 2040 के आते आते हमारी इनकम 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए होगी। यानी कि देखें तो 1920 ईस्वी में जो 1 रुपया कमा रहे थे और 1940 ईस्वी आते थे 10 रुपये कमाना पड़ रहा था। तो यानी कि 1 रुपये का यानी 10 गुने रुपये कमाना पड़ रहे थे। 10 गुनी महंगाई से बढ़ रही है। तो क्या अगर हमारी इनकम 10 गुनी महंगाई से नहीं, 10 गुने हिसाब से नहीं बढ़ेगी तो क्या हमारी लाइफ बेटर होगी? है ना। और आपने देखा भी होगा कि जब लोग 0 से 20 साल के होते हैं तब तक वो पूरी मौज मस्ती करते हैं। फिर जैसे ही अपनी एज 20 से 40 साल के बीच होती है उस वक्त वो पूरी मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके। बट ऐसा होता नहीं है। वो बैलों की तरह मेहनत करते रहते हैं, कुछ रुपया जमा करते रहते हैं और अपने घर की ज़रूरत को पूरी करते करते अपने सुनहरे से एज को गवा देते हैं। फिर जब उनकी एज 40 से 60 साल के बीच हो जाती है उस वक्त भी वो और कड़ी मेहनत करते हैं, यही उम्मीद लेकर कि शायद अब हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। बट ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा सोचते सोचते ही उसकी एज जब 60 से 80 साल की हो जाती है तो वो सिर्फ उल्लू की तरह देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि इतना मेहनत किया, कितनी स्ट्रगल किया लाइफ में, पर हाथ में उस वक्त क्या आया? कुछ नहीं। वही जैसा का तैसा लाइफ रह गई और फिर उसकी जीवन की नैया पार हो जाती है। आपको क्या लगता है लीडर्स? आपको क्या लगता है लीडर्स कि इन लोगों ने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतने संघर्ष झेले, फिर भी लाइफ वही की वही रह गई? ऐसा क्यों होता है लीडर्स? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने प्रकृति के बदलाव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने लाइफ में आए हुए मौकों को पहचान नहीं पाया। इसी वजह से ऐसा हुआ। क्या इसकी ज़िंदगी ऐसी जो हुई है, क्या इन लोगों की जो ज़िंदगी ऐसी हुई है, क्या आप क्या बता सकते हैं कि उनका जिम्मेदार कौन है? क्या उनकी किस्मत खराब थी जिसकी वजह उनकी लाइफ ऐसी हुई? नहीं दोस्तों, नहीं लीडर्स, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसकी किस्मत खराब थी, बल्कि उनका सीधा सा जवाब है कि उन्होंने अपने लाइफ में आए हुए मौक़ों को पहचान नहीं पाया। और आपने कहावत में भी सुना ही होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से भी कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ लीडर्स कि आपको हमारी ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।